राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। सियासतदान जी जान से चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हैं और अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। लेकिन जीत का सेहरा किसके सिर पर बंधेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव प्रचार में पार्टियों में वार पलटवार जम करके जारी है। बीजेपी चुनाव में 400 पार के नारे के साथ बड़ी जीत का दावा कर रही है। विपक्ष इस नारे को लेकर के हमलावर है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 400 पार के नारे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाना अब छोड़ दिया है। अब पार्टी में 200 पार को लेकर भी घबराहट है। दुष्यंत चौटाला जहां बीजेपी को 200 सीटों पर सिमटने का दावा कर रहे हैं, तो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में क्लीन स्वीप का दम भर रहे हैं। अब इन दावों के बीच में बीजेपी भी विपक्ष को घेर रही है। कांग्रेस और बीजेपी में फूट के दावे पर सीएम नायब सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि हमारा संगठन 24 कैरेट शुद्ध सोने की तरह है। कांग्रेस के लोग ना तो एक मंच पर एक साथ आते हैं, ना ही एक फोटो में आते हैं। इसलिए कांग्रेस को बीजेपी की चिंता छोड़ अपनी चिंता करनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता 15 दिन से मोदी जी ने भी कहा 400 पार। आज तो घबराहट 200 पहुंचने की है और ये जो घबराहट है यही कहीं ना कहीं जनता को आईना भी दिखा रही है और जनता इसका जवाब दी। मुझे तो नहीं लगता 15 दिन से मोदी जी ने भी कहा 400 पार। आज तो घबराहट 200 पहुंचने की है और ये जो घबराहट है यही कहीं ना कहीं जनता को आईना भी दिखा रही है और जनता इसका जवाब दी। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं, आप स्वयं देख रहे हैं। 5-5 घंटे से आदमी बैठे, जहाँ हम जा रहे हैं इतना जन समर्थन मिल रहा है छत्तीसगढ़ आदि का। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ मेरा भी राजनीतिक तजर्बा बहुत है। हरियाणा में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पक्ष में लहर चल रही है। जब लहर चलती है तो क्लीन स्वीप हो जाता है। तो उदयवान को अपनी तरफ झांकना चाहिए। हमारे बड़ी कोई कल्ले नहीं है। हमारा तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना हमारा संगठन है और संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे चौधरी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, और 4 तारीख के बाद वो चौधरी होंगे और वो मजबूती से लोगों का काम कराएंगे। अधिकारी काम करेगा, लोगों का काम कराएंगे, परंतु इनके पार्टी के अंदर, कांग्रेस की पार्टी के अंदर तो मंच के ऊपर बैठने की तो दूर की बात, ये पोस्टर के ऊपर एक दूसरे का फोटो नहीं लगाते। अगर लगा लेते हैं उसके फोटो को फाड़ देते हैं। इस प्रकार की स्थिति। देखिए, हुड्डा साहब भाजपा की चिंता ना करें, कांग्रेस की चिंता करें। जो बेड़ा गर्क तो कांग्रेस का होया पड़ा है और यहाँ पर जो लोग हैं, हरियाणा का किसान समर्थ हो रहा है, हरियाणा का आम आदमी की आमदनी बढ़ रही है और हरियाणा की सरकार कहीं परियोजना लगाने के लिए पैसा लेती है और हम वापस कर सकते हैं तो हम कोई भी पैसा लेने के लिए तैयार रहते हैं। इस इलाके में नहरें बनी हैं, सड़कें बनी हैं, बिजली के काम हुए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं। इसके लिए हमें बाहर से पैसा लेना पड़ता है तो हम देते हैं और उससे आम आदमी की आमदनी बढ़ती है, आम आदमी की जो जीवन स्तर ऊपर उठता है और ये हरियाणा के अंदर। तो राजनीति भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चुनावी जो समय है वो नजदीक आ रहा है, उसी तेजी के साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह की जो बयानबाजियां हैं, सियासी वार पलटवार हैं, वो जारी हैं। लेकिन इन सियासी बयानबाजियों के बीच में जनता के जहन में क्या है और इन बयानबाजियों के मायने क्या हैं, आज इसको थोड़ा और समझते हैं। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वंदना पोपली जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका स्वागत। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। और रजमन डहीनवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजमन डहीनवाल जी, आपका भी स्वागत है। वंदना जी, अभी हम लोग सुन रहे थे और खासतौर से चाहे दुष्यंत चौटाला जी को सुने हम लोग या भूपेंद्र हुड्डा को, वो तो कह रहे हैं कि भाई लहर चल रही है, क्लीन स्वीप करने वाले हैं। दुष्यंत चौटाला जी का ये कहना है कि अब आप लोगों ने तो 400 पार कहना छोड़ दिया। कह रहे हैं पिछली 12-13 रैली उनको प्रधानमंत्री की ऐसी कोई दिखी नहीं जिसमें आपने 400 पार की बात आपके प्रधानमंत्री ने कही हो। ये कैसे आप लोग इसको देखते हैं और क्या मायने आप निकाल पा रही हैं इस बयान के? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी आयुष जी कि दुष्यंत चौटाला जी को जरा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मुझे लगता है वो सुनते नहीं है, उनके साथ की जो टीम बता देती है उनको, वही वो आगे खिसका देते हैं। उनको सुनना चाहिए कि 400 पार नारे की बात हम बार बार और लगातार कर रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि जो भारत की जनता वो हमारे साथ खड़ी है।
जहां तक मैं अभी पूरा आपका प्रोमो भी देख रही थी और अभी मैं बयान भी सुन रही थी, ये लहर की बात करते हैं तो लहर तो इनकी पार्टी की चल रही है। पार्टी में से जो लोग छूट छूट के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, कम से कम उस लहर को संभाल ले, बाकी लहर तो हम देख लेंगे, हरियाणा की भी देख लेंगे, देश की भी देख लेंगे। और जिस प्रकार से इनकी पार्टियों में टूट दिखाई दे रही है बार बार, वो दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं इनके जो चुनाव हैं, मैं तो आपको पहले भी कहा था आयुष कि ये जो इनकी लड़ाई है, अगर मैं सबसे पहले कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ टिकट डिक्लेयर होने तक ही है, उसके बाद की कुछ नहीं है। उसके बाद तो ये आपस में एक दूसरे को निपटाने का काम करेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी को निपटाने का काम करेंगे। आप देखिए स्टेटमेंट किस तरह से आ रही है। किरण चौधरी जी क्या बोलती हैं? किरण चौधरी जी कहती हैं कि जैसी मेरी मदद इन्होंने की थी हुड्डा जी ने, रोते हुए कह रही थी वो, और वैसे ही मैं उसी प्रकार से मैं करूंगी। तो हमें पता है किस तरह की मदद हुई थी और जिस तरह से बाकी जो नेता हैं एक एक करके हुड्डा जी ने बिल्कुल साइड में कर दिए, किनारे बिठा दिए। वो कहते हैं ना कि हुड्डा जी कहते हैं कि मैं हूं तो कांग्रेस है, मेरे से ही मतलब कांग्रेस है, लेकिन ये समझ आता है कि हुड्डा जी अपने बेटे के मुंह में इतना ज्यादा फंस चुके हैं कि अगर लोकसभा का चुनाव लड़ेगा तो उनका बेटा लड़ेगा, राज्यसभा का सांसद बनेगा तो उनका बेटा बनेगा, फिर से चुनाव लड़ेगा तो उनका बेटा लड़ेगा, और बेटे का कहीं पे नंबर नहीं आ रहा होगा तो पत्नी का नाम उछल कर आ जाएगा सामने। लेकिन वंदना जी, इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग ये है, क्योंकि आप आरोप लगाती हैं गर्ग साहब पे, गर्ग साहब अभी पलटकर आप पे आरोप लगाएंगे कि आपके नेता एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, आप कहते हैं उनके नहीं है। लेकिन उससे भी दिलचस्प ये हो जाता है कि जब हम लोग जननायक जनता पार्टी की बात करते हैं या इंडियन नेशनल लोकदल की बात करते हैं तो ये आरोप भी साथ में जुड़ जाता है कि आप दोनों लोग अंदर खाने एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई कहता है वो बी टीम है, कोई कहता है वो बी टीम है। अब इसको कैसे देखा जाए? आपने दो प्रश्न किए। सबसे पहला आपका जो प्रश्न था वो ये था कि आपके जो नेता हैं एक जगह नहीं दिखाई देते। मुझे ऐसा कोई नहीं समझ आ रहा कि जहां पर आपको ऐसा लग रहा हो कि नेता एक मंच पर नहीं दिखाई दे रहा हो। नॉमिनेशन में हमने देखा कि उस एरिया के जो सारे नेता हैं वो अपने प्रत्याशी को जो है आगे उत्साहवर्धन के लिए पहुंचे हुए थे। आप कोई एक नेता का नाम बताइए ना जो मंच पर नहीं दिखाई दे रहा, और सारे दिखाई दे रहे हैं और सभी मंचों पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हमने एरियाज डिवाइड करके 10 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो अगर गुड़गांव सीट है तो वहाँ के जो नेता हैं वो अलग होंगे। बाकी जो अगर मैं अंबाला की बात करूँ या रोहतक की बात करूँ तो हर एक एरिया के हिसाब से जो नेता हैं वहाँ पर लगे हुए हैं, और मोदी जी भी आ रहे हैं। ये हमने इस चीज को देखा। और दूसरी बात, जो आपने जो प्रश्न पूछा था वो आपने शायद एक बार आप प्रश्न दोहराएंगे क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि और पार्टियां जिसमें मैंने जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जिक्र किया, उनका ये कहना है कि हुड्डा साहब आपका साथ दे रहे हैं, वो एक बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। आरोप ये लग जाता है बार बार। आयुष बड़ी मजेदार बात यह है कि मतलब ये पूरा समय यही चलता रहता है, ये इसकी बी टीम है, ये इसकी बी टीम है। कभी जेजेपी कांग्रेस को बता देती है, कांग्रेस जेजेपी को बता देती है, कभी एनएलडी को बता देते हैं। तो ये किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बी टीम बन जाए, पर हमें बी टीम की जरूरत नहीं है। हम ए नंबर पर हैं, आगे ही रहेंगे और हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। गर्ग साहब, एक प्लेटफॉर्म पे ऐसा वंदना जी का कहना है कि आप बताइए कि आपको कब ये महसूस हुआ कि ये जो नेता हैं बीजेपी के वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है? वो कह रहे हैं तो उनके नेता तो जहां जहां उनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो काम वो कर रहे हैं। देखिए आयुष जी, 3 दिन पहले ही राव इंद्रजीत ने क्या बयान दिया है कि हरियाणा में बदलाव की स्थिति चल पड़ी है। सभी नेशनल चैनल में आया, आपके सामने है। जब उनका सीनियर मंत्री ये कहता है हरियाणा में बदलाव होगा तो कहने की जरूरत नहीं। अनिल विज से पूछ लो वो क्या बोलता है। बोला मैं तो बहुत सीनियर समझता था अपने आप को, मुझे मेरी औकात दिखा दी। और वो सुबह पहले चाय पीते पीते भजन गाता है मंडली के साथ। ऐसी स्थिति उसकी हो रही है, उससे तसल्ली कर लो। वो अंबाला से कई बार गया क्या? पूरा चुनाव निकल गया। कहीं मतलब इतना सीनियर नेता है, 5 बार विधानसभा सीट जीता है, गृह मंत्री भी है, कई महकमे उनके पास रह चुके। अनिल विज जी कहीं प्रचार के लिए नहीं जा रहे। और यहाँ तक सुनीता दुग्गल का मैंने पिछली बार भी बताया क्या हालात है। वो कहती है मेरी टिकट भी फौसली, मेरी नौकरी भी चली गई। जिसको मैंने 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था, आज उसको टिकट दे दी। उसकी हालात देख लो। और यहाँ तक कि कुलदीप बिश्नोई 4 दिन पहले आदमपुर मीटिंग करके क्या कहता है, आज जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो भाई, वोट दे देना, मेरा नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्या हो जाएगा आप भी समझते हो, क्योंकि फाइल तैयार है, ईडी का छापा पड़ा हुआ है। ईडी के दबाव के अंदर कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, वहां सीनियर नेता बनूंगा। जिस टाइम कांग्रेस में था
तो मुख्यमंत्री के सपने देखता था, प्रदेशाध्यक्ष के सपने देखता था। आज तो वहां कहीं पद का सपना तो छोड़िए, मुंह से आवाज नहीं निकलती। ये कहना पड़ता है आदमपुर में जाके, सिर्फ आदमपुर के सीमित रह गया और ये कहना पड़ता है भाई आज उड़वा लो, मेरा नुकसान हो जाएगा। ये तो स्थिति उनकी है। कैप्टन अभिमन्यु को सुन लो, यहाँ तक कि मैं किस किस नेता की बात बताऊं। नहीं तो ऐसे तो फिर वो आपके बहुत सारे नेताओं के बयान वो भी तो गिनवाने शुरू कर देती ना। फिर श्रुति चौधरी की बात करने लगेंगी, वो किरण चौधरी की बात करना शुरू कर देंगे, वो कैप्टन अजय यादव का बात करना शुरू कर देंगे। देवेंद्र जी बात काम नहीं करेंगे, कैप्टन अजय सिंह जी काम नहीं करेंगे, फलाना नेता काम नहीं, सारे काम कर रहे हैं। नहीं गर साहब, जैसे आपके यहाँ काम कर रहे हैं वैसे ही तो वो भी कह रहे हैं वहां भी काम कर रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताइए ना कि ऐसा तो है नहीं कि किरण चौधरी जाकर के रोहतक सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंच गई। उनको भी तो जहां की जिम्मेदारी दी वहीं तो कर रही है ना वो। वही तो वो भी कह रहे हैं कि अंबाला में अगर उन्होंने अनिल विज को जिम्मेदारी दी तो भाई वो अंबाला में मौजूद है, वो नहीं जा रहे कहीं पर। नहीं ऐसी बात नहीं है। अनिल विज की जिम्मेदारी लोकसभा क्षेत्र में काम नहीं कर रहा, ओनली अंबाला कैंट के। आप छोटा छोटा वर्कर की जिम्मेदारी जिस एरिया में होता है वो लोकसभा क्षेत्र का प्रचार तो करेगा। अनिल विज तो स्टेट का नेता है, तो बड़ी नेता है ना गर साहब। सुनो, किरण चौधरी को बड़ी नेता मानते हैं नहीं? आपकी पार्टी के अगर एक सीनियर नेता है, मुझे बताइए रोहतक सीट पर जा रही प्रचार करने? मेरी बात तो सुनिए आयु जी, मैं मेरी बात पूरी कर लूं फिर आपका सवाल लूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं, अनिल विज जी तो अपने आप को राष्ट्रीय नेता कहते हैं। हर छोटी छोटी बात के ऊपर चाहे सोनिया गांधी जी कुछ बोल दे फट बयान देगा, राहुल गांधी जी बोले फट टांग अड़ाएगा, प्रियंका गांधी बोले तो टांग अड़ाएगा, या खड़गे जी बयान दे और किसी का बयान नहीं। सिर्फ आपने देखा 10 साल के अंदर एक ही व्यक्ति का बयान आता है अनिल विज का, वो तो अपने आप को राष्ट्रीय नेता समझते हैं और आप उसको पार्षद के पद के ऊपर बिठा रखा है, उसको आप सिर्फ ये आरोप क्यों लगता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि आप लोग बीजेपी की मदद कर रहे हैं या भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी की मदद कर रहे हैं? ये दोनों पार्टियां आरोप लगाती हैं। ये बात ठीक, आपने अच्छा सवाल कर लिया, मेरे मन की बात छेड़ दी आपने। ये दोनों पार्टी ना, आपको भी पता है, सारा प्रदेश को पता है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नुकसान करने के लिए खड़े हैं। जेजेपी का तो सौदा ही कुछ नहीं, इनका तो सौदा ही खिंड गया। मनोहर लाल जी ने कहा था आधे इधर आओ आधे उधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ, बाकी अकेला रह गया। 10 विधायक है, 5 विधायक की परेड करा कर दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। दूसरी बात, जिस पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष ना हो, प्रदेशाध्यक्ष छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर गया, उस पार्टी का कोई सौदा होता है क्या? सारे सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। आज जेजेपी का कोई नहीं, अभय चौटाला भी यही बात कहते हैं कि आप लोग अंदर खाने कहीं उधर मदद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा कुछ सीटों पर उन्होंने कहा कि आप मिल करके चुनाव लड़ लीजिए, वो कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, लेकिन वहां पर भी भूपेंद्र हुड्डा ने सहमति नहीं जताई। आयु जी सिर्फ एक सवाल का जवाब ले लो आप। 10 सीट लड़ रहे, मैं आपके चैनल पे बैठ के दावे के साथ कहता हूं, एक सीट जीत जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आपके चैनल पे मैं दावा कर रहा हूं, एफिडेविट ले लेना। ये तो अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी पार्टी का जो है जो चलिए, ये बहुत बड़ी बात कह दी गर्ग साहब, लेकिन मैं तो चाहूंगा भैया आप राजनीति में रहिए, आप राजनीति में रहिए, लेकिन आपने बड़ी बात कही है। हम लोग 4 तारीख को बैठेंगे गर्ग साहब, गर्ग साहब हम लोग 4 तारीख को भी बैठेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप इस तरह की बात ना करें। आप राजनीति में रहिए, जरूरत है भाई, प्रदेश की जनता को आपकी भी जरूरत है। विवेक जी 4 तारीख को बैठने बिल्कुल, 4 तारीख को गर्ग साहब आप बिल्कुल रहेंगे, हम लोग बिल्कुल चर्चा करेंगे, 4 तारीख को भी करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने एक बहुत बड़ा बयान किया है, ठीक है विवेक जी, फाइल तैयार है, ठीक है, बीजेपी कहती है, ठीक है विवेक जी, दुर्सन जी ने बाल खाया, चलिए आयुष भाई ठीक है। गर्ग साहब बात आ गई, गर्ग साहब बात आ गई। अभी विवेक जी का मुझे रुक करने दीजिए। विवेक जी, ये तो एक तो 400 पार वाली बात जो दुष्यंत चौटाला जी ने कही, उस पर वंदना जी का ये कहना है कि आप लोग ध्यान से सुन नहीं रहे। अगर बयान को आप सुनेंगे, उनके भाषणों को आप सुनेंगे तो मोदी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं 400 पार का। और दूसरा ये है जो बी टीम का आप लोग आरोप लगाते हैं, बजरंग दास गर्ग जी का ये कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि दरअसल असल में वोट काटने का काम आप लोग कर रहे हैं। विवेक जी। आयुष भाई, ध्यान से सुनने की बात तो ये है, हम तो ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से देख भी रहे हैं। ध्यान से सुनने की जरूरत आज भारतीय जनता पार्टी को है कि अनिल विज क्या कह रहे हैं, सुनीता दुग्गल क्या कह रही है, कुलदीप बिश्नोई क्या कह रहे हैं, तमाम इनके नेता
बड़े नेताओं पी धनखड़ क्या कह रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु क्या कह रहे हैं, वो सुनने की जरूरत आवाज बीजेपी कम आ रही को है है। आयुष जी। हमें सुनने गर्ग की साहब मैं जरूरत सही नहीं है, करवा वो बीजेपी को सुनने की जरूरत है। आज के दिन जो असलियत है वो दुष्यंत जी ने बताने का काम किया और 4 जून को वो सबके सामने हो जाएगी। अभी बात कर रहे थे गर्ग साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, मैं संन्यास ले लूंगा, फलाना ले लूंगा। इतिहास उठा के देख लो, आपके पहले भी कई नेताओं ने कहा है कि हम संन्यास ले लेंगे। अगर संन्यास ले लिया हो तो देखने का काम करेंगे। हम तो एक चीज जानते हैं, आज के दिन हमें ज्यादा वो नहीं करते, वोट काटने वाला कौन है, वोट पड़वाने वाला कौन है, वो जनता ने बारी बारी देखा कि जींद बाई इलेक्शन में किसने बीजेपी को वोट डलवाने का काम किया। फाइल का जिक्र बजरंग दास जी ने किया, फाइल जरूर तैयार है, ईडी और सीबीआई के पास फाइल तैयार है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जिसके दबाव में बारी बारी बीजेपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से काम कराने का काम करती है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर कोई वोट काट सबसे बड़ा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस तरह टिकटें काटने का काम किया, करनाल से किस तरह डमी कैंडिडेट खड़ा करने का काम किया, वो सबके सामने है। हिसार से वीरेंद्र सिंह की टिकट किस तरह काटने का काम किया, सिटिंग एमपी बीजेपी छोड़ के उनके पास गए थे, आज वो सबके सामने है। आज भिवानी से क्या श्रुति चौधरी की टिकट काट के किस तरह उन्होंने एक गिफ्ट करने का काम किया बीजेपी को, वो सबके सामने है। आज करण दलाल की टिकट काट के किस तरह बीजेपी को फ्री हैंड देने का काम किया, वो सबके सामने है। गुड़गांव में कैप्टन अजय यादव की टिकट काट के किस तरह बीजेपी को खाली मैदान देने का काम किया, राज बब्बर को आगरा से उठा के लाके यहाँ टिकट देने का काम किया, जिनको वहां के गांवों का नहीं पता। आज सभी जानते हैं कि कौन बी टीम है, कौन किसको वोट डलवाने का काम कर रहा है। भूपेंद्र हुड्डा का एक ही मकसद है, भूपेंद्र हुड्डा सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, बाबू बेटा, तो इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन गर्ग साहब ये कह रहे थे, गर्ग साहब का तो ये भी कहना है कि भाई देखिए ठीक है, आप उनके ऊपर इस तरह के आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन असल में दिक्कत और परेशानी यहां पर ये आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई उनकी लहर चल रही है, और वो ये बार बार कहते हैं कि जब लहर चल रही है तो क्लीन स्वीप होने वाला है। अब आप लोग इस तरह के आरोप केवल राजनीतिक तौर पर लगाते हैं, इसका कोई आधार नहीं। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही विवेक जी, और वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि आपका प्रदेश अध्यक्ष छोड़ करके चला जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले रहा है, और आप बात कर रहे हैं कि आप लोग सीटों को जीतेंगे, ये कैसे होगा? आयुष भाई, बजरंग दास जी ने प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र किया, इन्हें शायद पता नहीं, हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ब्रिज शर्मा जी हैं, और ये कह रहे हैं कि इनके पास प्रदेश अध्यक्ष नहीं। रही बात, आज ये कह रहे हैं कि हाँ हम स्वीप, क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं और हमारी लहर चल रही है, वो तो 4 तारीख को पता लगेगा आयुष भाई, किसकी जमानत जब्त होगी, कौन भागने का काम करेगा, कौन अपना फोन फ्लाइट मोड पे लगाएगा, कौन शाम को डिबेट पे बैठेगा। विवेक चौधरी 4 तारीख को भी आपको डिबेट पे बैठा मिलेगा, और डिबेट पे बैठ के आपको भी बधाई देने का काम करूंगा, जिस टाइम जननायक जनता पार्टी के तमाम सांसद जीत के आने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग 4 तारीख को भी बैठेंगे, लेकिन अभी बड़ी दिलचस्प है। 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। आज गुड़गांव से अगर मैं बात करूं, गुड़गांव से शुरू करूं, गुड़गांव से हमारे फाजलपुरिया जी कितने अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, लोग उनके साथ बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। फरीदाबाद से अगर मैं बात करूं, नलिन हुड्डा जी किस तरह बढ़िया चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बताने वाली खुद तो 9 सीटों में चुनाव लड़ रही है। सवाल हमारे ऊपर खड़ा करते हैं जो कहते थे बसातियों की जरूरत नहीं है। आज राव बहादुर सिंह जी की बात करूं, कितनी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और जीत के आने का काम 4 तारीख को करेंगे। नैना चौटाला जी मजबूती से चुनाव लड़के जीत के आने का काम 4 विवेक जी, आप तो नहीं, आप भी यही बात कह रहे हैं कि आप भी क्लीन स्वीप करने वाले हैं? नहीं, मैं तो बता रहा हूं, आज पालाराम सैनी जी का अगर कुरुक्षेत्र से जिक्र होने वाले हैं, ये देखेंगे नहीं विवेक जी, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 4 प्रवक्ता बैठे हैं, 10 सीटें, तो मैं ये मान के चलता हूं फिर इसको 40 कर देता हूं, क्योंकि सब 10 के 10 जीत रहे हैं। डहीनवाल जी, आज जो मैं तो एक बात कहूंगा, जो 9 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं वो 10 की 10 कैसे जीतेंगे? नहीं भाई, वो गठबंधन को अपना साथी तो है ना, गठबंधन साथी तो है, ठीक है, टेक्निकली आपकी बात ठीक है, लेकिन गठबंधन भी उनका ही साथी, उनका कहना ये वो कुरुक्षेत्र के अलावा भी बाकी 9 जो सीटें वो सब वो जीत रहे हैं, ठीक है। डहीनवाल जी, भाई यहाँ तो सारे लोग ये तो मान रहे हैं कि 10 सीटें, चलिए
ठीक है, नौ भी वो 9 भी ठीक है, आपकी 9 की बात का जवाब गर्ग साहब देंगे, लेकिन भाई हैं तो साथ में ना, तो इंक्लूड तो 10 करना पड़ेगा। हम तो 11 की 11 जीतने की बात कर रहे हैं आयुष भाई। हाँ, एक विधानसभा का उपचुनाव भी, सही बात कही आपने, ठीक है। डाइनवाल जी, ये तैयारी, डाइनवाल जी देखिए यहाँ सब 10-10 सीटें जीत रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल कैसे देख पा रही है इस चीज को? दूसरा ये है कि ये जो बयानबाजी चल रही है, कोई 400 पार की बात कह रहा है, कोई कह रहा अब तो 400 पार की कोई बात भी नहीं करता, एक कोई क्लीन स्वीप की बात कर रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल इसको कैसे देख रहा है? देखिए आयुष भाई, आप मैं लंबे समय से मैं डिबेट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, मैंने कभी भी झूठ बोलने का काम नहीं किया। कारण क्या है कि झूठ बोल के कम से कम आदमी अपने खुद से आयुष जी आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज और यहाँ पे ठीक है गर्ग साहब, गर्ग साहब मैं सही करवा रहा हूँ। हाँ, ये 400 पार का जो नारा है, ये एक बेशर्मी का सा नारा लगता है। कोई कह रहे हैं 10 की 10 जीत रहे हैं, अगर कांग्रेस भी 10 जीत गई, जेजेपी भी 10 जीत गई, बीजेपी भी 10 जीत गई, तो ये कहीं ना कहीं नजर आ ही नहीं रहा। इसका मतलब तो सिर्फ यह है कि टीवी पे झूठ बोलने के लिए बैठ जाओ, बाकी 4 तारीख को कहते हैं बोलो जी गलती होगी, जनता ने स्वीकार नहीं किया, ये नहीं किया, इस प्रकार के बयानबाजी दे जाएंगे। असल में क्या है कि वोट देना है जनता का काम है। और नहीं ये बात ठीक है, लेकिन डाइनवाल जी मुझे एक बात बताइए, एक अच्छा डाइनवाल जी मुझे एक बात बताइए, एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टारगेट लेके चलता है ना, जो स्टूडेंट अच्छा होगा वो ये कहेगा कि मैं टॉप करूंगा, या मैं 90% अंक लेके आऊंगा, या मैं 100 में 100 लाऊंगा, तो वही बातें कह रहे हैं, उसमें क्या बुराई है? एक चीज मेरे को बताए, एक चीज बताए, अच्छा स्टूडेंट है ना, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं टॉप करूंगा, वो कह रहा है मैं अपनी मेहनत करूंगा। अच्छा स्टूडेंट आपने कितनी बार आपने देखा है कि जो अच्छा स्टूडेंट है वो कह रहा है कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ? कारण है उसका काम मेहनत करने का है, उसका रिजल्ट पे ध्यान देने का नहीं है। यहाँ लक्ष्य की बात करिए ना, लक्ष्य तो लोग टॉप करने का ही रखते हैं ना। नेगेटिव आता है तो ये किस मुंह से जाएंगे? डाइनवाल जी, लक्ष्य तो टॉप करने का ही रखते हैं ना। आपने भी एग्जाम दिया, मैंने भी एग्जाम दिया, लक्ष्य तो ये रहता था ना कि अपने क्लास में टॉप करें। पॉजिटिव सोच रखना ठीक है, पॉजिटिव सोच रखना ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूँ पॉजिटिव सोच रखना ठीक है, लेकिन अभी गर्ग साहब ने कह दिया बोलो मैं तो इस्तीफा दे दूंगा। गर्ग साहब हम एक प्रवक्ता नहीं खोना चाह रहे, आप इस्तीफा मत दो, आपके सामने ही आप डिबेट करेंगे, आप देखेंगे। नहीं गर्ग साहब को इसीलिए मैंने भी कहा भाई आपकी जरूरत है अभी प्रदेश को, राजनीति ना छोड़े। बड़े बड़े बहुत ये राजनीति में अक्सर ये चाहते हैं कि बड़े बड़े नेता आते हैं, बोला मेरा तो आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव है, अगली बार फिर चले जाएंगे, बोला जी इस बार आखिरी चुनाव है। तो ये झूठ बोलने की राजनीति को खत्म जनता देख चुकी है, खत्म कर रही है। और बात क्या है, डायरेक्ट मुद्दों की लड़ाई लड़े, मुद्दों पर जाकर जनता के बीच में जाए। आज मुद्दों की कोई बात नहीं की, इन्होंने कह दिया कि था हम जीत रहे। बात ये नहीं है कि जनता आपको वोट क्यों दे। अब बीजेपी और कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी, आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में सहयोगी रहे, अब इन पर जनता विश्वास क्यों करे? बीजेपी के तो 10 साल देख लिए ना, उससे पहले 5 साल देखे तब उन्होंने कुछ नहीं किया, उसके बाद के 5 साल देख लिए तब उन्होंने कुछ नहीं किया। जननायक जनता पार्टी जो 4.5 साल सहयोगी रखी है, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का तो ये कहना है, डाइनवाल जी जेजेपी का ये कहना है कि मेरी जितनी हिस्सेदारी, डाइनवाल जी उनका ये मानना है कि जितनी हिस्सेदारी उनकी सरकार में थी उसमें वो जो मैक्सिमम कर सकते थे वो उन्होंने किया। अगर उनके विधायक ज्यादा होते, या वो ये भी कहते हैं कि अगर हमारा मुख्यमंत्री होता तो हम जो वादा कर रहे थे वो पूरा भी कर देते, तो जितने विधायक थे उसके हिसाब से उन्होंने किया। आयुष जी अब मैं बात पूरी कर लूं, आप एक क्वेश्चन है तो मैं तो क्योंकि बीच में रिदम टूट जाएगा आपका भी मेरा भी। मैं ये चीज बताना चाह रहा था कि जो जननायक जनता पार्टी अब बार बार आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी ने ये नहीं किया, 4.5 साल में कोई एक कमी बता देते हैं तब तो हम इनको मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये कमी है। और ये सरकार में सहयोगी की भूमिका में थे, सहयोगी की भूमिका में नहीं थे, ये हरियाणा की जनता को लूटने के लिए इकट्ठे हुए थे। और लूट कर जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि अब चुनाव आने हैं, जनता के बीच में जाना है, तो तब ये अलग हुए हैं एक दूसरे से, सोची समझी साल के तहत किया वोट कटवा पार्टी के रूप में और यहाँ पर आए हैं। अब ये कहते हैं कि जननायक जनता पार्टी अपने स्वीकार करेगी, जनता के पास जाएगी, जनता के पास, जनता इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। यही हाल भारतीय जनता पार्टी का है, फूट बीजेपी में भी है, फूट जननायक जनता पार्टी में भी है और कांग्रेस में भी है। जननायक जनता पार्टी के जिस प्रकार के हालात बने किसी से छुपे हुए नहीं है। 2018 में जो इंडियन नेशनल लोकदल का हुआ वो आज जननायक जनता पार्टी के हो गया। इनके पास कोई लेने वाला, कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। 2018 की जो बाद में इनके पास अच्छे इनके पास चले गए थे, वर्कर चले गए थे, और जो सारे इंडियन नेशनल लोकदल में मंच करके नेता इनके कांग्रेस में चले गए। आज जो कांग्रेस में निश्चित तौर पर फूट है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी को करने के लिए जो कॉम्पिटेंट लीडर थे उनको टिकट कटवाने का काम किया। जो कॉम्पिटेंट लीडर थे, जो लंबे समय से टिकट की दौड़ में लगे हुए थे, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे थे, गाँव में जा रहे थे, उनके टिकट कटवाकर ऐसे उम्मीदवारों को लेके आए जिनका चुनाव लड़ने का मन भी नहीं था, या ये कह सकते हैं जो जनता के बीच में जा भी नहीं रहे थे। डाइनवाल जी, दुष्यंत चौटाला जी का तो ये भी कहना है कि अभय चौटाला तो ऐसे लोगों के गले में पटका डाल दे रहे हैं जो आपको वोट भी नहीं करना चाहते हैं, जबरदस्ती पटका डाल के फोटो खिंचा ले रहे हैं।
दुष्यंत चौटाला जी से तो एक चीज पूछिए कि आपके पास 10 विधायक आए थे, 10 विधायक की कभी एक बार विधायक दल की अगर बैठक ली हो तो बता दे। अब ये बार बार, कल परसों भी मैं इनका स्टेटमेंट सुन रहा था, दुष्यंत चौटाला का, बोला कि कांग्रेस जाके सरकार गिराए हम सहयोग करेंगे। अरे सहयोग तब तो करोगे जब आपके पास 10 होंगे। इनके पास 10 विधायक, एक सिंगल बार 4.5 साल में एक विधायक दल की बैठक हुई हो तो बताए। ये हरियाणा की जनता को लूटने के लिए इकट्ठे हुए थे, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। और अब मुद्दों की लड़ाई तैयारी के साथ आया करो भाई साहब, आपको यही नहीं पता कि विधायक दल की बैठक हुई नहीं हुई। जनता जाएगी जब जनता, बिल्कुल सही बात है डाइनवाल जी, जनता के बीच में अब आप लोग जा रहे हैं तो ये जनता अपने विवेक से हम जा रहे हैं। एक मिनट आयुष जी, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जनता के मुद्दे क्या थे? 7.5 साल 750 किसानों ने साथ देती, किसान आंदोलन चला, एक बार भी इन्होंने किसानों के आंदोलन में अपने समर्थन किया हो? तो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते थे किसान आंदोलन में जो बैठे हैं बीमारी किसानों को इन्होंने बिल्कुल गलत एडिटेड वीडियो उसके खिलाफ कंप्लेंट करने का भी ठीक है, ये मुद्दे बड़े हैं डाइनवाल जी, ठीक है। और आप, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आप लोग तो ये मुद्दे लेकर के जा रहे हैं ना, जनता अपने विवेक से सारी चीजों का फैसला करेगी कि वो जननायक जनता पार्टी पर भरोसा करती है कि कांग्रेस पर, कि इनेलो पर या बीजेपी पर। मेरे को 10 सेकंड का समय दे दो ताकि मैं अपनी बात पूरी कर जी, जल्दी से कंप्लीट करें। हाँ, जब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों को लेकर इस्तीफा देने का काम किया तो ये लोग कहां थे? इनको ना तो कांग्रेस नजर आई, ना भारतीय जनता पार्टी नजर आई, ना जननायक जनता पार्टी नजर आई। इनको कानूनों में अच्छे ज्ञान आते थे, जो काले कानून थे वो उनको अच्छे लगते थे। अभी एक मिनट और बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम कैसे है कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी। मैं बता देता हूँ, जब यहाँ पर इलाहाबाद का चुनाव हुआ था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर चले गए थे, वो वोट मांगने गए थे कांग्रेसी विधायक के लिए, कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए। कह रहे भाई मैं आया तो वोट मांगने कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए हूँ, लेकिन कांटा मेरा मित्र है, उसका भी ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट अगर नहीं है तो गर्ग साहब यहीं पे बैठे एक तो बता के जाए। ठीक है। और यहाँ पर आर.के. आनंद के चुनाव हुआ था, लोग राज्यसभा का एक संयुक्त उम्मीदवार, जब इनकी शीर्ष नेतृत्व अपने सोनिया गांधी जी ने एक संयुक्त उम्मीदवार उतारा था, उनके कहना था कि भाई आर.के. आनंद जी, ठीक है, आपका ये कहना है कि ये बी टीम की तरह, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछ लिया ना कि भाई ये बी टीम का आरोप कौन क्यों लगा। ठीक है डाइनवाल जी, एक सेकंड में पूछूंगा। वंदना जी, जो वायदे आप लोग कर रहे हैं या फिर जो 400 पार की बात आप कर रहे हैं, उस पर यह कहना है कि वो लोग भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ये जनता बता देगी कि आप लोग 400 पार करने वाले हैं या फिर नहीं। और दूसरा ये है कि ये एक तरीके का कहीं ना कहीं एरोगेंस दिखाता है, ये 400 पार की जब बात आप लोग करते हैं। आयुष, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला था, होपफुली वो भी नहीं बोलेंगे, खासकर बजरंग दास जी। आप रिटायरमेंट लें या नहीं ले, कृपया करके दूसरों के बीच में मत बोलिएगा। सबसे पहले आपने प्रश्न पूछा 400 पार के नारे का। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोकतंत्र में है ताकत वो जनता देती है, और जिसमें ताकत होगी वही दिखाएगा, वही बताएगा। अभी यहाँ पे रजवंत डाइनवाल जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, मुझे इतना बताइए, जब इलाहाबाद का चुनाव हुआ था तब ये जोर जोर से नहीं कहते थे हम ही जीतेंगे, तो वो ताकत हमें दिखाई दे रही है। 10 की 10 सीटें ऐसी तो नहीं है कि हम पहली बार जीतने जा रहे हैं, हम उसको पहले जीत चुके हैं, उससे पहले 9 सीटें जीत चुके हैं, और जनता का प्यार हमें लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको एरोगेंस दिखाई देती होगी, हमें तो जनता का प्यार दिखाई दे रहा है, और हम बता रहे हैं कि जनता हमको कितना प्यार दे रही है। तो एक थर्मामीटर है ना, नाप के बता रहे हैं, और आपको एतराज तो होगा ही, जरूर होता रहे, उसमें कोई। मैं एक विषय और इम्पोर्टेंट है जिसमें मैं रजवंत डाइनवाल जी ने बात की, उस पर जरूर कहना चाहूंगी कि ये 750 किसानों की शहादत की बात करते, एक गोली नहीं चली। 26 जनवरी को पूरे दिल्ली में देखा था कि एक भी पुलिस वाले ने हाथ नहीं उठाया था। शहादत की बात करते तो कम से कम ठीक है, मुद्दे बुनाई है, आपका हक बनता है, लेकिन किसान फिर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दूसरी बात, यहाँ पर अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, उन्होंने मेरी पार्टी के लिए जो उन्होंने क्वेश्चन उठाए, उन्होंने सबसे पहले कह दिया कि राव इंद्रजीत ने कहा कि बदलाव होगा। मुझे इतना बता दीजिए, राव इंद्रजीत जी की तो मेरे को एक बात याद आ रही है, उन्होंने छाती ठोककर कहा था, क्या कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनना चाहता है, हम बनने देंगे तब ना। तो वो भी याद रख लीजिएगा, उसका भी ध्यान रख लीजिएगा। आप अनिल विज जी की बात करें, स्मिता दुग्गल जी की बात करें, हो सकता है बहुत सारे बयानों पे आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, लेकिन इतना बता दीजिए, क्या ये मेरी पार्टी में होता है कि जिस प्रकार से राज्यसभा में वोटिंग होती है तो पार्टी के अगेंस्ट वोट किया जाता है? यहाँ पे बताता है कि कांग्रेस में फूट जो है वो कहां तक, किस हद तक घुसी हुई है। जहां के प्रभारी ये बोलते हैं कि मुझे मीटिंग में नहीं बुलाने दिया जा रहा। अभी आप हैसियत की बात कर रहे थे ना, आपके ही जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो एक आपकी सीनियर लीडर के लिए कहते हैं, हैसियत की बात करते हैं, कैसे मंच में धक्का दे दिया जाता है, किस तरह से सिर फोड़ दिए जाते हैं, ये तो सब कुछ ओपन है ना।
आप एक स्टेटमेंट ढूंढ कर लाते हैं, दूसरी स्टेटमेंट ढूंढ के लाते हैं। हमारा बड़ा परिवार है, लेकिन हम संगठित हैं और हम अनुशासित हैं। नहीं, फिर बोले, देखिए आपने एक चीज और कही कि सारे काम कर रहे हैं। देखिए सारे काम आपके जो कर रहे हैं, लेकिन वो जो चीजें हो रही है, दीपक बाबरिया क्या कह रहे हैं कि देखो, वो दो चेतावनी दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि अगर काम नहीं किया तो टिकट कट जाएगी। हमारे कौन से नेता का बयान यहाँ पर आया, कौन से प्रभारी का इस तरह का बयान आया, वो जवाब दे दीजिए। तो ये हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये आपके नेता खुद से बता रहे हैं। जो एक्शन है वो यहाँ पर बताया जाता है। और अधीर रंजन चौधरी क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए हम अडानी अंबानी पर आरोप लगाते रहेंगे, क्योंकि हमारे को कुछ मिलता नहीं, हमें मिलेगा तो हम आरोप लगाना बंद कर देंगे। तो ये विचारधारा की भी बात है। आपकी पार्टी की विचारधारा क्या, वो भी समझ लीजिए। किस तरह से राक्षस बोल दिया जाता है, किस तरह से महिलाओं पे भद्दी टिप्पणी की जाती है, वो सब हमने देखा है, बार बार देखा है। आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ टिकटों तक थी। अभी तो अब आपस में लड़िए, उसी में लगे रहिए। 10 की 10 सीटें हम जीतने वाले हैं, इस चीज को समझ लीजिए। ठीक है गर्ग साहब देखिए, और गर्ग साहब 9 सीटें कहिए, 10 मत कहिए, क्योंकि एक जो गठबंधन वाले उसको मान नहीं रहे विपक्षी। चलो वो तो नू कहेंगे भी 2 सीटें हैं, उनके कहने से क्या होगा। जब गठबंधन है तो गठबंधन रहेगा। 9 पे कांग्रेस लड़ रही है, एक आम पार्टी लड़ रही है। गठबंधन जब ना मानने, जब हम प्रचार ना कर रहे हो, कांग्रेस के नेता ना जा रहे हो। कल भी चौधरी भूपेंद्र जी कुरुक्षेत्र में जाकर सम्मेलन करके आए हैं। सुशील गुप्ता जी का फार्म भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उदय भान जी ने जाके भरवाया है। वो तो इशू अलग है, इनकी सोच अलग है। सोचते जाओ। वो कह रहे हैं बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ी आपको? बैसाखी की प्रचार कर रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं कर रखा, वो अकेली लड़ रही है। वो कहते हैं हमारे पर 38 दल की मार्गो बीजेपी नहीं कह रही है, ये तो जननायक जनता पार्टी का कहना। आपको बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ी? इनका तो नाम ही ना लो, आप समझो। आयु जी आपको भी पता है। चलिए ठीक है, अभी गर्ग साहब को बोलने दें, गर्ग साहब को समय। होता कुछ बचा नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। जहां तक की बात आती है, मैं आपको एक बताता हूँ। ये मैं बहन जी बोल रही थी भाई राज्यसभा फलाना सभा, इनसे ये तो पूछ लो। ये तो ईडी सीबीआई धन और बल के दुरुपयोग पर इन्होंने मध्य प्रदेश की चलती सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई। महाराष्ट्र में क्या किया, ईडी के छापे मरवाए, उनको कहा करोड़ों अरबों रुपए आरोप लगाए, शिंदे पर लगाए, अजीत पर लगाए, और वो ही कांग्रेस की साझा मोर्चा सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली। सारे ईमानदार बन गए। आपके सामने महाबिहार में क्या किया, ये राज्यसभा की बात करते हैं। मैं कहता हूं ये तो धन और बल, ईडी और सीबीआई के दबके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। इनके कहां प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, कामों में जाने नहीं देता, लोग उनको सुनते नहीं है, कुर्सियां इनकी खाली रहती है। ये कहते मोदी साहब आएंगे। अरे मैं कहता हूँ मोदी साहब 10 लोकसभा क्षेत्र हरियाणा में पड़ते हैं। आयु जी 10 की 10 रैलियां करवा दो, हमारा काम ऑटोमेटिक बन गया। इनका ही विरोध है, मोदी जी का विरोध है। मोदी जी रैली कर जाएंगे। नहीं ठीक है गर्ग साहब, ऐसे तो भी भाई राहुल गांधी एक ही रैली कर रहे हैं, तो उसका मतलब उनका भी विरोध है क्या? कहाँ विरोध है आप बता दीजिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, वो 2 करें 3 करें, ये पार्टी का फैसला है ना। अच्छा आयु जी ने बता दो, आप 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी जी करके आए क्या? सिर्फ मन की बात करते, फिर जनता की मन की बात सुनी क्या? किसी की बात सुनी? बता दो आप अपने आप घर में। वो ये कह रहे हैं कि आपके प्रदेश प्रभारी को पत्र क्यों लिखना पड़ा इतना सख्त लहजे में? बिल्कुल सही लिखा, मैं समर्थन करता हूँ। क्यों करता हूँ सुनिए, उन्हें क्या लिखा है, ताकि कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता ढिलाई ना बरते, घर ना बैठे, लापरवाही ना करे। सुनो, मैं टिकट तो मांगू विधानसभा चुनाव की, मैं चुनाव लड़ूंगा, घर सुता पड़ा हूँ, एमपी के अंदर मदद ना करूं, अपना हल्का संभालू नहीं, फिर विधानसभा चुनाव आएगा तो मुझे टिकट दे दो। यही बात है। इनको तकलीफ क्या है? तकलीफ इनको यही हो रही है क्यों? इनके तो पता है ना, इनका चिमड़ा साफ हो रहा है। कहते हैं जी समझौता हो गया। आज क्या हालात है? मैं करनाल की बात करता हूँ। करनाल के अंदर जिसको टिकट दी है वो महाबुद्धि राजा युवा प्रदेशाध्यक्ष है, पसीने ला रखे हैं, भागते फिर रही है। हालात ये हो रही है, आप हिसाब ले लो।
पूरी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। चलिए हम ठीक है, सस्ता ले लो, नहीं ये तो बिहारी विवेक जी ले कह लो, रहे थे भाई, उन्होंने तो रोहतक ले पूरे लो। कैंडिडेट्स के नाम लेकर के बताया कि कैसे कैसे डमी कैंडिडेट्स आपने दे दिए जिन जो 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 कहीं स्टैंड भी नहीं करते। आयुजी उनके कौन से कैंडिडेट ठीक है, मैं विवेक जी का रुख कर रहा हूं। विवेक जी आप इनसे दो तो पूछ लो, ठीक है, कौन सा उम्मीदवार चलिए, नहीं उन्होंने बताया ना, तो राहुल फाजिलपुरिया से लेकर के बहुत सारे नाम बताए उन्होंने। ठीक है, अभी विवेक जी ठीक है, गर्ग साहब एक सेकंड, विवेक जी अभी विवेक जी ठीक है, गर्ग साहब अभी विवेक जी अभी विवेक जी से फिर से पूछते हैं ना। विवेक जी गर्ग साहब सोया ना करो, मैं तो जागते रहा करो। मैंने बताने का काम किया हमारे कौन से कैंडिडेट जीत रहे हैं। बीच में आयुष जी ने रोकने का काम किया। मैं तो बता चुका हूँ 11 बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। आवाज ठीक करवाओ, आवाज आपको आएगी भी नहीं। अभी मैं सुन रहा था आयुष भाई, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात कही, अडानी अंबानी का जिक्र किया। कहीं ना कहीं मानने का तो जरूर काम किया कि हाँ, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने का काम बीजेपी सरकार ने किया। आज हम तो एक चीज जानते हैं, ये कहते हैं कुछ नहीं है। अगर इनको इतना ही लगता है कि कुछ नहीं है तो ये बात दीपेंद्र हुड्डा को बताने का काम करें। उन्हें सोते उठते बैठते जागते हर टाइम सिर्फ और सिर्फ जेजेपी दिखती है। आज ये कह रहे हैं कि हाँ हमारा बीजेपी दिखती नहीं लोगों ने। अरे सुन लो ठीक है, नहीं गर्ग साहब भाई देखिए, फिर मैं वही बात कहूंगा ना, वो दिखती है नहीं दिखती है तो जनता पे छोड़िए ना, तो जनता तय कर देगी कि वो किसको कितना देख रही है। अभी यहाँ सबको अपना पक्ष रखने दीजिए ना, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। आप ये देखिए, हुड्डा का और बीजेपी का कोई समझौता नहीं है। मजेदार बात ये है कि आज अंबाला में तो रैली कर रहे हैं मोदी जी, आज रोहतक में रैली नहीं करेंगे। रोहतक में रैली क्यों नहीं करेंगे? हुड्डा जी बारी बारी चाय पी के आते हैं। हुड्डा जी ने एक ही बात कही है, मेरे बेटे को बख्श दो, किसी बड़ी तकलीफ हो रही है। जानते हैं आज के दिन अगर किसी का तकलीफ हो, जनता ने नकार दिया, तकलीफ हो रही है। ये बड़ी दिलचस्प है हरियाणा की राजनीति, क्योंकि विपक्षी दल ही अगर बी टीम की तरह काम कर रहा है तो इससे दिलचस्प तो मुझे लगता है किसी प्रदेश की नहीं है। ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा गंभीर आप लोग प्रश्न उठा देते हैं डहीन भाई। चलिए, आप बार बार कह रहे हैं ना, मैं तो ये कहता हूं इसका लिटमस टेस्ट है ना, ये तो अभी 10 सीटों पर चुनाव है, पता चल जाएगा। फिर विधानसभा में भी जाना है, ठीक है। डहीनवाल जी समय थोड़ा सा कम है मेरे पास आज। डहीनवाल जी ठीक है। विवेक जी बात आ गई, आपकी बात आ गई, ठीक है, बात आ गई भी। डहीनवाल जी ठीक है। विवेक जी आपकी बात आ गई। रजवन डहीनवाल जी जी आप बार बार ये कह रहे हैं कि विपक्षी दल ही बी टीम कैसे हो सकती है। मैं वो बता रहा हूँ, आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी विधानसभा की बात आती है या जब भी सरकार को बचाने की बात आती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में कैसे आपको लगता है शेरो शायरी तक सीमित है ना, उसके अलावा तो उनका कोई काम नहीं है। वो इसी वजह से तो शेरो शायरी करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो फाइल है वो एक अक्सर चौधरी अमेजिंग चौटाला एक पीली फाइल का जिक्र करते हैं। वो पीली फाइल का जिक्र इसीलिए जेल में आप जाते हो, जब भी कोई विधानसभा में गुजरता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चले जाते हैं। उसका मतलब क्या था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। चलिए, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा में यही समाप्त करूंगा। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय और मुझे इजाजत नहीं दे रहा, हालांकि सभी पार्टियां अपना अपना पक्ष रख रही हैं, अपनी अपनी बातों को कह रही हैं। अब ये जनता को तय करना है कि वो किन की बातों पर और कितना भरोसा करती है। चुनावों का और रिजल्ट का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना।